तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सुजल क्वेश्चन हब पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 12th का हिंदी, जो जिसका पहला चैप्टर बातचीत है, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। उनका आज हम लोग लेखक परिचय करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम लोग क्लास 12th बिहार बोर्ड के हिंदी के बातचीत, जो लेखक बालकृष्ण भट्ट है, उनका लेखक परिचय करने वाले हैं। तो बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम जानेंगे कि उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था उनका जन्म कब हुआ था उनके जन्म के बारे में जानेंगे। उनके जन्म के बारे में जानेंगे। उनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। उनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। उनका मृत्यु कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने कितने रचनाएं की, उनका जन्म स्थल कहाँ था, सभी चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो दिया हुआ है बालकृष्ण बालकृष्ण भट्ट के बारे में दिया हुआ है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 23 जून 23 जून 1844 ईस्वी को। ये सब एग्जाम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कृपया करके इसको याद कर लें। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था और निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। और इनका निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश है। इसका निवास स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 को ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट जी का निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था और बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में था। आगे कहता है माता पिता। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। ये लाइन से पता चल गया कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद बेनी प्रसाद भट्ट था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि क्या थे? व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था और वो क्या थे? एक व्यापारी थे। और उनके माता का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी था, जो कि क्या थी? एक सुसंस्कृत महिला। सुसंस्कृत महिला
बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी था और वो एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने जिन्होंने बचपन में ही संस्कृत का शौक था, जिन्होंने बचपन में ही संस्कृत का जिनमें होगा जिन्हें बचपन जिन्हें बचपन में ही जिन्होंने इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लाइन है, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को बालकृष्ण भट्ट को मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। इन्होंने ही जिन्होंने जिन्होंने बालकृष्ण जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की अध्ययन 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 की रुचि एवं लालसा जगाई थी। रुचि एवं लालसा जगाई लालसा जगाई बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे। माता पार्वती देवी सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी और इनकी शिक्षा जो थी प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रारंभ में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। प्रारंभ में इन्होंने क्या किया, संस्कृत का अध्ययन करके 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा दी। किस चीज की परीक्षा दी? एंट्रेंस की। कहाँ के स्कूल में? प्रयाग के स्कूल में। किस स्कूल में? मिशन स्कूल में। शिक्षा के बारे में प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास की। इसके बाद जब ये 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास करते हैं तो फिर ये 1869 से 1869 तक 1869 से 1875 तक जो है इसी प्रयाग के 1869 तक इसी प्रयाग के मिशन स्कूल में जो है कर दिए, अध्यापन का कार्य स्टार्ट कर दिया। अध्यापन का कार्य करने 1869 से 1875 तक इन्होंने क्या किया, अध्यापन। माता पिता जो थे, इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे जो कि एक व्यापारी थे। इनके पिता बेनी प्रसाद भट्ट थे जो कि एक क्या थे, व्यापारी थे। और माता जो कि सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई थी। यानी उनकी माँ जो है बचपन से ही उसके मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई और इनका शिक्षा प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन करके 1867 में इन्होंने प्रयाग के
मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास की और फिर इन्होंने 1800 फिर इन्होंने 1869 से 1875 तक उसी प्रयाग की मिशन स्कूल में क्या करवाया, अध्यापन करवाया। यानी कि वो क्या थे, वहाँ के टीचर बने। सेट उसके बाद फिर आगे आगे इनकी वृत्ति की बात करें तो वही 1869 से 1875 तक कहा मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए। उसके बाद फिर इन्होंने 1885 में, कब 1885 में सीएबी स्कूल में, कौन से स्कूल में, तो ए बी सीएबी स्कूल में इन्होंने संस्कृत का अध्यापन करवाया। 1869 से 1875 तक मिशन स्कूल में अध्यापन किए थे। 1885 में इन्होंने सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन करवाया, यानी कि संस्कृत के अध्यापक थे। इनका जो है, लेकिन इनका स्वभाव उग्र था, यानी कि ये उग्र स्वभाव के थे, गुस्सैले स्वभाव के थे, जिनके कारण 1888 में फिर से कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नियुक्त थे। तब जब 1888 में प्रयाग के कायस्थ पाठशाला, ये जो है ये भी स्कूल कहाँ में था, प्रयाग में। प्रयाग के कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नियुक्त थे, लेकिन इनका जो है उग्र स्वभाव के कारण, कौन से स्वभाव के कारण, उग्र स्वभाव के कारण, यानी गुस्सैले ढंग के थे, जिनके कारण इनको जो है बाद में नौकरी छोड़कर पूर्ण समय लेखन किया। यानी कि बाद में इसको जो है, इनको उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी और उसके बाद से ये लेखन कार्य पर निर्भर थे। उसके बाद से क्या थे, ये लेखन कार्य पर निर्भर थे। और उसके बाद विशेष परिस्थिति में क्या होता है, विशेष परिस्थिति में क्या होता है कि पिता के निधन के बाद, यानी पिता के निधनोपरांत जिम्मेदारी इन पर आ गई थी। घर की जिम्मेदारी जो है इन पर आ गई थी, यानी कि पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना भी करना पड़ा है। यानी कि पिता का जब निधन हो गया तो इनका जो व्यापार था, इसको संभालने के लिए गृह कलह, यानी घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा। यानी कि इनके व्यापार को संभालने के लिए गृह कलह हो गया। और ये पैतृक घर घोर आर्थिक संकट से जूझने लगे। यानी कि पैतृक गृह कलह या पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। आर्थिक तंगी के बावजूद 1877 में मासिक पत्र निकाला जो 33 वर्ष चला। इन्होंने फिर 1877 में, कब 1877 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला, जो कि कब तक चला, तो 33 वर्ष तक चला। कब तक चला, तो 33 वर्षों तक चला। 33 वर्षों तक चला। 1881 में भी 1881 में भी
1881 में भी वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में 1881 में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की है और 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है। यानी कि 1886 में 1886 में लाला श्रीनिवास लाला श्रीनिवास श्री श्रीनिवास यहाँ पे लिखता हूँ लाला श्रीनिवास श्रीनिवास दास की संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। लाला श्रीनिवास दास के द्वारा एगो रचा गया जो कि नाम था संयोगिता स्वयंवर। इसका क्या नाम था? संयोगिता स्वयंवर। इसका क्या नाम था? संयोगिता स्वयंवर। एग्जाम में बराबर पूछता है कि संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास की। संयोगिता स्वयंवर संयोगिता स्वयंवर संयोगिता स्वयंवर की रचना की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के द्वारा संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित थे, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। इनका व्यवहार अच्छा नहीं था और जीवन के अंतिम दिनों में यह हिंदी शब्दकोश का ये संपादन करने के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित थे, लेकिन अच्छा व्यवहार इनका नहीं था, जिनके कारण ये अच्छा व्यवहार नहीं होने पर ये अलग हो गए। और इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उपन्यास में इन्होंने लिखा है रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, ये सब इम्पोर्टेंट है। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी। और उन्होंने और भी उपन्यास लिखे, जैसे कि रसातल यात्रा। क्या लिखा था इन्होंने? रसातल यात्रा। और भी बहुत सारे उपन्यास है। रसातल यात्रा लिखे थे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा। उसके बाद उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। जो इम्पोर्टेंट था मैंने उसे लिख दिया
और अगर आप इसमें लिखना चाहते हैं तो रसातल यात्रा के बाद आप लिख सकते हैं, जिसमें कि आप लिख सकते हैं उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर नाटक में उन्होंने बताया पद्मावती, बेनिसहार, नल दमयंती स्वयंवर, भारत जननी आदि। पद्मावती, बेनिसहार, नल दमयंती स्वयंवर, भारत जननी, और भी इन्होंने नाटक लिखा है, जैसे कि शिशुपाल वध भी इन्होंने लिखा है। नल दमयंती, इसी को हम लोग कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको नहीं लिखना है, इसको नल दमयंती कह सकते हैं, या इसको नल स्वयंवर कह सकते हैं, स्वयंवर। दंपति लिखना है तो इतना वो लिखिए, या अगर दमयंती स्वयंवर लिखना है तो ये लिखिए, ये दोनों में से कोई लिखिए। नल दमयंती स्वयंवर, शिक्षा दान भी है इनका, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाद वध, कट्टर सूम की एक नकल, वृहनल्ला, इंग्लैंडेश्वरी, और भारत जननी, भारतवर्ष, और कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। ये सब इनके प्रमुख नाटक है, जिनमें कि एक बाल विवाह आप याद रख लीजिए, बीवीआई जाता है एग्जाम में कि बाल विवाह किसकी रचना, बाल विवाह। उसके बाद आप रेल का विकेट खेल, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, रेल का विकेट खेल, रेल का ये सब आपके लिए बीवीआई है। और फिर इन्होंने ये उपन्यास इतने सारे लिखे, नाटक इतने सारे लिखे, उसके बाद इन्होंने प्रहसन भी लिखा। प्रहसन में इन्होंने लिखा जैसा काम वैसा परिणाम। क्या लिखा इन्होंने? जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा काम वैसा परिणाम। और दूसरा लिखा नई रोशनी का विष आदि। और एक लिखा था आचार विडंबन, जो कि इतना जरूरी नहीं है, ये दोनों प्रहसन में लिखा था, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष। निबंध में इन्होंने लिखा था, निबंध जो है ना, इन्होंने 1000 से भी अधिक निबंध लिखा था। ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि इन्होंने, इस लेखक ने 1000 समझ रहे, 1000 से भी अधिक निबंध लिखा। और भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित है। यानी कि ये जो भट्ट निबंध माला है, इस नाम से 2 खंड प्रकाशित है, 2 खंड प्रकाशित है। तो देखिए फिर से मैं इसको रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ तक आपका जो है निबंध था, जो कि 1000 से अधिक निबंध इन्होंने लिखा, भट्ट निबंध माला नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है, भट्ट ने लिखा था। और उनका इतना ही रिवीजन, मतलब इतना ही आपका जो है लेखक परिचय था। मैं आपको फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। बालकृष्ण भट्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ, निधन 20 जुलाई 1914 ईस्वी में हुआ। और इनका निवास स्थान कहाँ था? इलाहाबाद। उसके बाद माता पिता जो थे, पिता बेनी प्रसाद भट्ट एक व्यापारी थे, माता पार्वती देवी सुसंस्कृत महिला थी, जिन्होंने
इन्हें बचपन में ही संस्कृत का शौक जगाया। या आप कह सकते हैं जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में बालकृष्ण भट्ट के मन में किसकी लालसा जगाई थी? की एवं लालसा जगाई थी। और फिर शिक्षा जो है प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन करके 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा पास की। उसके बाद फिर इनका वृत्ति देखे तो 1869 से 1875 तक कहा तो वही मिशन स्कूल में अध्यापन किए और 1885 में फिर इन्होंने सीएबी स्कूल में संस्कृत अध्यापन करवाया। फिर 1888 में कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में नियुक्त हुए। लेकिन इनका जो था व्यवहार बढ़िया नहीं था, ये उग्र स्वभाव के थे, गुस्सैले स्वभाव के थे, इसीलिए बाद में इसको नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी छोड़कर पूर्ण समय जो है इन्होंने अपना लेखन कार्य पर दिया, यानी लेखन पर ये निर्भर थे। और इन्होंने विशेष परिस्थिति इनके पास क्या आया कि पिता के निधनोपरांत घर की जिम्मेदारी इन पर आ गई थी। जो है पिता का जो व्यापार था इसके लिए घर में गृह कलह हुआ था, यानी कि व्यापार को संभालने के नाम पर घर में इन्हें गृह कलह का सामना करना पड़ा। इसीलिए इन्होंने पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए, यानी इनका आर्थिक संकट भी बहुत घोर हो गया था, बहुत अत्यधिक हो गया था। इस आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। और इसी आर्थिक तंगी के बावजूद 1867 में हिंदी प्रदीप मासिक पत्र निकाला, जो कितने वर्ष चला? 33 वर्ष चला। 33 वर्ष चला। उसके बाद 1886 में जो है लाला श्रीनिवास दास, जिन्होंने संयोगिता स्वयंवर किसकी? लाला श्रीनिवास दास जी की जो है स्वयं संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में इन्होंने हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित थे, किंतु अच्छा व्यवहार न होने के कारण अलग हो गए थे। और इन्होंने जो रचनाएं लिखी, उपन्यास में लिखा रहस्य कथा नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुधार, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, ये सब भी आई है। रसातल यात्रा, उचित उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव कहा, ये सब इनके उपन्यास थे। और नाटक था इनका पद्मावती, वेणु संगा, नंदमती, दमयंती स्वयंवर, भारत जननी, भारत जननी, भारत जननी, और भी बहुत सारा नाटक था, जिसमें कि था आपका पतित पंचम, मेघनाथ वध, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, भारतवर्ष और कली, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकेट खेल, बाल विवाह आदि। और प्रहसन इनका था जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का वेश, आचार विडम्बन, एक और था आचार विडम्बन। निबंध इन्होंने 1000 से अधिक निबंध लिखा था, जिसमें भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंड में प्रकाशित थे। और इनमें जो है निबंध में नहीं, उपन्यास में नहीं, नाटक में जो है बाल विवाह, रेल का विकेट खेल, ये सब भी आई है। बाकी ये बालकृष्ण भट्ट का लेखक परिचय जो था, और इसमें कुछ और इम्पोर्टेंस है जो कि उतना सिर्फ स्टडी के लिए, जैसे कि कहता है कि बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग
के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी का आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रगण्य हैं। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन का एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमगन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ थे, किंतु यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय, मुखर और प्रदीर्घ समय तक सदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन द्वारा साहित्य सेवा करते रहने वाले समर्पित साहित्यकार थे बालकृष्ण भट्ट। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में, इसमें हम लोग बातचीत का अध्ययन करेंगे। जिसमें हम लोग पूरा कहानी के बारे में समझेंगे।